परिशिष्ट भाग। अमेरिकी उपभोक्ता जिस तरह से सोचते हैं उसका एक संक्षिप्त इतिहास। आधुनिक उपभोक्ता के मनोविज्ञान को समझने और यह समझने के लिए कि वे आगे कहां जा रहे हैं, आपको यह जानना होगा कि वे यहां तक कैसे पहुंचे। हम सब यहां कैसे पहुंचे? यदि आप 1945 में सो गए और 2020 में जाग गए तो आप अपने आसपास की दुनिया को नहीं पहचान पाएंगे। उस अवधि के दौरान जितनी आर्थिक वृद्धि हुई वह वस्तुतः अभूतपूर्व है। यदि आपने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में संपत्ति का स्तर देखा तो आप चौंक जाएंगे। यदि आप इसकी तुलना डेट्रॉयट की गरीबी से करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। यदि आपने घरों, कॉलेज ट्यूशन और स्वास्थ्य देखभाल की कीमतें देखी तो आप चौंक जाएंगे। यदि आपने देखा कि औसत अमेरिकी आम तौर पर बचत और खर्च के बारे में कैसे सोचते हैं तो आप चौंक जाएंगे। और अगर आपने सोचने की कोशिश की यह सब कैसे हुआ, इसकी एक उचित कहानी के बारे में मेरा अनुमान है कि आप पूरी तरह से गलत होंगे, क्योंकि यह सहज ज्ञान युक्त नहीं है और इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिका में जो कुछ हुआ वह अमेरिकी उपभोक्ता की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो यह समझाने में मदद करती है कि लोग पैसे के बारे में आज की तरह क्यों सोचते हैं। लघुकथा इस प्रकार है, चीजें बहुत अनिश्चित थीं, फिर वे बहुत अच्छी थीं, फिर बहुत खराब, फिर वास्तव में अच्छी, फिर वास्तव में बुरी, और अब हम यहाँ हैं। और मुझे लगता है एक कथा है जो उन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ती है। विस्तृत विवरण नहीं, लेकिन चीजें एक साथ कैसे फिट होती हैं इसकी एक कहानी। चूंकि यह बड़ी घटनाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास है, इसलिए इस अवधि के दौरान क्या हुआ इसके कई विवरण छूट जाते हैं। मैं संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति से सहमत हो सकता हूं जो यह बताता है कि मुझसे क्या छूट गया है। यहाँ लक्ष्य प्रत्येक नाटक का वर्णन करना नहीं है, यह देखना है कि एक खेल ने दूसरे खेल को कैसे प्रभावित किया। यहाँ बताया गया है कि आधुनिक उपभोक्ता यहाँ कैसे पहुँचा। 1 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जापान का आत्मसमर्पण अमेरिकी इतिहास का सबसे खुशी का दिन था। लेकिन कहावत है, इतिहास एक के बाद एक घटिया चीजें हैं। युद्ध खत्म होने की खुशी तुरंत ही इस सवाल के साथ मिल गई, अब क्या होगा। 16 मिलियन अमेरिकियों, जनसंख्या का 11% ने युद्ध में सेवा की। अंत में लगभग 8 मिलियन विदेशी थे। उनकी औसत आयु 23 थी। 18 महीनों के भीतर उनमें से 15 लाख को छोड़कर बाकी सभी घर आ जाएंगे और वर्दी से बाहर हो जाएंगे। और फिर क्या? वे आगे क्या करने वाले थे? वे कहां काम करने जा रहे थे? वे कहां रहने वाले थे? 2 कारणों से वे दिन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक, उत्तर किसी को नहीं पता था। 2, यदि उनका तुरंत उत्तर नहीं दिया जा सका तो कई अर्थशास्त्रियों की नजर में सबसे संभावित परिदृश्य यह था कि अर्थव्यवस्था महामंदी की गहराई में वापस चली जाएगी। युद्ध के दौरान 3 सेनाओं का निर्माण हुआ था। आवास निर्माण रुक गया क्योंकि लगभग सभी उत्पादन क्षमता को युद्ध आपूर्ति के निर्माण में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1943 में प्रति माह 12,000 से भी कम घर बनाए गए, जो प्रति अमेरिकी शहर में 1 से भी कम नए घर के बराबर है। लौटने वाले सैनिकों को आवास की भारी कमी का सामना करना पड़ा। युद्ध के दौरान सृजित विशिष्ट नौकरियां जहाजों, टैंकों और विमानों का निर्माण। इसके बाद अचानक ही इसकी आवश्यकता नहीं रह गई। निजी व्यवसाय में इतनी गति और परिमाण के साथ रुकना शायद ही कभी देखा गया हो। यह स्पष्ट नहीं था कि सैनिक कहां काम कर सकते हैं। युद्ध के दौरान और उसके तुरंत बाद विवाह दर में वृद्धि हुई।
सैनिक अपनी मां के तहखाने में वापस नहीं जाना चाहते थे। वे तुरंत अपने घर में एक अच्छी नौकरी के साथ एक परिवार शुरू करना चाहते थे। इससे नीति निर्माता चिंतित हो गए, विशेषकर तब जब महामंदी अभी भी एक ताज़ा स्मृति बनी हुई थी, जो केवल 5 साल पहले समाप्त हुई थी। 1946 में आर्थिक सलाहकार परिषद ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को अगले 1 से 4 वर्षों में किसी समय पूर्ण पैमाने पर मंदी की चेतावनी देते हुए एक रिपोर्ट दी। उन्होंने 1947 के एक अलग ज्ञापन में ट्रूमैन के साथ एक बैठक का सारांश देते हुए लिखा, हम किसी प्रकार की मंदी के दौर में हो सकते हैं, जहां हमें अपनी स्थिति के बारे में बहुत आश्वस्त होना चाहिए कि क्या मंदी की ताकतों के हाथ से निकलने का खतरा हो सकता है। एक पर्याप्त संभावना है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि आगे और गिरावट हो सकती है। अवसाद की स्थिति में नीचे की ओर जाने का खतरा बढ़ जाता है। यह डर इस तथ्य से और भी बढ़ गया था कि विकास के लिए निर्यात पर तुरंत भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यूरोप और जापान मानवीय संकटों से निपटते हुए खंडहर में बैठे रहे और प्रत्यक्ष सरकारी प्रोत्साहन को सीमित करते हुए अमेरिका खुद पहले से कहीं अधिक कर्ज में डूब गया था। तो हमने इसके बारे में कुछ किया। 2 कम ब्याज दरें और अमेरिकी उपभोक्ता का जानबूझकर जन्म। युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए हमने जो पहला काम किया वह था ब्याज दरों को कम रखना। यह कोई आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि जब सैनिकों के घर लौटने पर कपड़ों से लेकर कारों तक हर चीज की कमी हो जाती थी, तो इससे मुद्रास्फीति अस्थायी रूप से दोहरे अंक में पहुंच जाती थी। 1951 से पहले फेडरल रिजर्व राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं था। राष्ट्रपति और फेड नीति का समन्वय कर सकते हैं। 1942 में फेड ने घोषणा की कि वह युद्ध के वित्त पोषण में मदद के लिए अल्पकालिक दरों को 0.38% पर रखेगा। दरें नहीं थीं। अगले 7 वर्षों के लिए एकल आधार अंक बढ़ाएं। 1950 के दशक के मध्य तक 3 महीने की ट्रेजरी पैदावार 2% से नीचे रही। दरों को कम रखने का स्पष्ट कारण वित्त पोषण की लागत को युद्ध पर खर्च किए गए $6 ट्रिलियन के बराबर कम रखना था। लेकिन कम दरों ने सभी लौटने वाले जीआई के लिए कुछ और भी किया। इसने घर, कार, गैजेट और खिलौने खरीदने के लिए उधार लेना वास्तव में सस्ता कर दिया, जो एक विक्षिप्त नीति निर्माता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में उपभोग एक स्पष्ट आर्थिक रणनीति बन गई। मितव्ययिता को प्रोत्साहित करने और युद्ध के वित्त पोषण के लिए बचत करने का युग तेजी से सक्रिय रूप से खर्च को बढ़ावा देने के युग में बदल गया। प्रिंसटन के इतिहासकार शेल्डन गैरोन लिखते हैं, 1945 के बाद अमेरिका फिर से यूरोप और पूर्वी एशिया में बचत प्रोत्साहन के पैटर्न से अलग हो गया। राजनेताओं, व्यापारियों और श्रमिक नेताओं सभी ने अमेरिकियों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2 चीजों ने इस धक्का मुक्की को बढ़ावा दिया। एक था जीआई विधेयक, जिसने अभूतपूर्व बंधक अवसर प्रदान किए। 16 मिलियन अनुभवी लोग अक्सर बिना पैसे खर्च किए, पहले साल में कोई ब्याज नहीं होने पर और इतनी कम दर तय किए हुए कि मासिक बंधक भुगतान किराए से भी कम हो सकता है, घर खरीद सकते हैं। दूसरा उपभोक्ता ऋण का विस्फोट था, जो मंदीयुग के नियमों में ढील से सक्षम हुआ। पहला क्रेडिट कार्ड 1950 में पेश किया गया था। स्टोर क्रेडिट, किस्त क्रेडिट, व्यक्तिगत ऋण, पेडे ऋण सब कुछ चलन में आया और उस समय क्रेडिट कार्ड सहित सभी ऋणों पर ब्याज कर कटौती योग्य था। इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए हमने इसे खूब खाया। एक साधारण तालिका में एक सरल कहानी। 1950 के दशक में घरेलू ऋण 2000 के दशक की ऋण वृद्धि की तुलना में 1.5 गुना अधिक तेजी से बढ़ा।
3 क्रेडिट बूम और छुपे हुए 193 ओएस उत्पादकता बूम के कारण सामान की दबी हुई मांग ने आर्थिक उछाल को जन्म दिया। 1930 का दशक अमेरिकी इतिहास का सबसे कठिन आर्थिक दशक था, लेकिन एक उम्मीद की किरण थी जिसे नोटिस करने में 2 दशक लग गए। आवश्यकता के अनुसार महामंदी ने संसाधनशीलता, उत्पादकता और नवीनता को सुपरचार्ज कर दिया था। हमने 30 के दशक में उत्पादकता में उछाल पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर किसी का ध्यान इस बात पर था कि अर्थव्यवस्था कितनी खराब थी। 40 के दशक में हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर किसी का ध्यान युद्ध पर था। फिर 1950 का दशक आया और हमें अचानक एहसास हुआ, वाह, हमारे पास कुछ अद्भुत नए आविष्कार हैं और हम उन्हें बनाने में सचमुच बहुत अच्छे हैं। उपकरण, कार, फोन, एयर कंडीशनिंग, बिजली। युद्ध के दौरान कई घरेलू सामान खरीदना लगभग असंभव था, क्योंकि कारखानों को बंदूकें और जहाज बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद सामान के लिए जीआई की ओर से मांग में वृद्धि हुई। विवाहित जीवन जीने के लिए उत्सुक और नए सस्ते उपभोक्ता ऋण से उत्साहित होकर वे खरीदारी की ऐसी होड़ में लग गए जैसे देश ने पहले कभी नहीं देखा था। फ्रेडरिक लुइस एलन अपनी पुस्तक द बिग चेंज में लिखते हैं, युद्ध के बाद के वर्षों के दौरान किसान ने एक नया ट्रैक्टर, एक मकई बीनने वाला, एक इलेक्ट्रिक दूध देने वाली मशीन खरीदी। वास्तव में उन्होंने और उनके पड़ोसियों ने अपने संयुक्त उपयोग के लिए कृषि मशीनरी की एक दुर्जेय श्रृंखला इकट्ठी की। किसान की पत्नी को चमकता हुआ सफेद इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर मिला जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी, और महामंदी के दौरान वह इसे खरीदने में कभी सक्षम नहीं थी, और एक आधुनिक वॉशिंग मशीन और एक डीप फ्रीज इकाई भी मिली। उपनगरीय परिवार ने एक डिशवॉशिंग मशीन स्थापित की और एक पावर लॉन मूवर में निवेश किया। शहर का परिवार एक लॉन्ड्रोमैट का ग्राहक बन गया और उसने लिविंग रूम के लिए एक टेलीविजन सेट खरीद लिया। पति का कार्यालय वातानुकूलित था और इसी तरह अंथी। यह कहना कठिन है कि यह उछाल कितना बड़ा था। 1942 से 1945 तक वाणिज्यिक कार और ट्रक निर्माण लगभग बंद हो गया। फिर 1945 से 1949 तक 21 मिलियन कारें बेची गईं। 1955 तक अन्य 37 मिलियन कारें बेची गईं। 1940 से 1945 तक केवल 20 लाख से कम घर बनाए गए। फिर 1945 से 1950 तक 70 लाख घर बनाए गए। 1955 तक अन्य 80 लाख घर बनाए गए। सामान की दबी हुई मांग और सामान बनाने की हमारी नई क्षमता ने ऐसी नौकरियां पैदा की जिन्होंने लौटने वाले जीआई को काम पर वापस ला दिया, और वे अच्छी नौकरियां भी थीं। इसे उपभोक्ता ऋण के साथ मिलाएं और अमेरिका की खर्च करने की क्षमता में विस्फोट हो गया। फेडरल रिजर्व ने 1951 में राष्ट्रपति ट्रूमैन को लिखा था, 1950 तक आवासीय निर्माण सहित कुल उपभोक्ता व्यय लगभग $203 बिलियन था, या 1944 के स्तर से लगभग 40% अधिक था। 7 प्रश्न का उत्तर, युद्ध के बाद ये सभी जीआई क्या करने जा रहे हैं, अब स्पष्ट था। वे सामान खरीदने जा रहे थे, नए सामान बनाने के काम से अर्जित धन से, और भी अधिक सामान खरीदने के लिए सस्ते उधार पैसे से मदद की। 4 लाभ पहले से कहीं अधिक समान रूप से साझा किए गए हैं। 1950 के दशक में अर्थशास्त्र की परिभाषित विशेषता यह थी कि गरीबों को कम गरीब बनाकर देश अमीर बन गया। औसत वेतन 1940 से 1948 तक दोगुना हो गया, फिर 1963 तक दोगुना हो गया, और वे लाभ उन लोगों पर केंद्रित थे जो दशकों पहले पीछे छूट गए थे। अमीर और गरीब के बीच का अंतर असाधारण मात्रा में कम हो गया। लुइस एलन ने 1955 में लिखा, आर्थिक दौड़ में संपन्न लोगों की भारी बढ़त काफी कम हो गई है।
यह औद्योगिक श्रमिक हैं जिन्होंने एक समूह के रूप में सबसे अच्छा काम किया है, जैसे कि स्टील वर्कर का परिवार जो $2500 पर जीवन यापन करता था और अब $4500 प्राप्त कर रहा है, या अत्यधिक कुशल मशीन टूल ऑपरेटर का परिवार जो पहले ऐसा करता था $3000 और अब वार्षिक $5500 या अधिक खर्च कर सकते हैं। जहां तक शीर्ष 1% का सवाल है, वास्तव में संपन्न और अमीर, जिन्हें हम मोटे तौर पर $16,000 और उससे अधिक के समूह के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, करों के बाद कुल राष्ट्रीय आय में उनका हिस्सा 1945 तक कम हो गया था 13% से 7% तक। यह कोई अल्पकालिक प्रवृत्ति नहीं थी। 1950 से 1980 तक वेतनभोगियों के निचले 20% लोगों की वास्तविक आय शीर्ष 5% के बराबर ही बढ़ी। समानता वेतन से आगे निकल गई। रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं ने घर से बाहर नौकरियां की। उनकी श्रम शक्ति भागीदारी दर युद्ध के बाद 31% से 1955 तक 37% और 1965 तक 40% हो गई। अल्पसंख्यकों को भी फायदा हुआ। 1945 के उद्घाटन के बाद एलेनोर रूजवेल्ट ने एक अफ्रीकी अमेरिकी रिपोर्टर के बारे में लिखा जिसने उन्हें बताया, क्या आपको एहसास है कि 12 वर्षों ने क्या किया है? यदि 1933 के स्वागत समारोह में बहुत से रंगीन लोग लाइन से नीचे चले गए होते और आज की तरह हर किसी के साथ मिल गए होते, तो देश के हर अखबार ने इसकी सूचना दी होती। हम सोचते ही नहीं कि यह कोई खबर है और हम में से कोई भी इसका जिक्र नहीं करेगा। महिलाएं और अल्पसंख्यक अधिकार आज की तुलना में अभी भी बहुत कम थे, लेकिन 40 और 50 के दशक के उत्तरार्ध में समानता की दिशा में प्रगति असाधारण थी। कक्षाओं को समतल करने का मतलब जीवन शैली को समतल करना है। सामान्य लोग चेवी चलाते थे, अमीर लोग कैडिलैक चलाते थे। टीवी और रेडियो ने वर्ग की परवाह किए बिना लोगों द्वारा मनोरंजन और संस्कृति का समान आनंद उठाया। मिलऑर्डर कैटलॉग ने लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और उनके द्वारा खरीदे गए सामान को बराबर कर दिया, भले ही वे कहीं भी रहते हों। हार्पर पत्रिका ने 1957 में नोट किया, अमीर आदमी गरीब आदमी की तरह ही सिगरेट पीता है, एक ही तरह के रेजर से दाढ़ी बनाता है, एक ही तरह के टेलीफोन, वैक्यूम क्लीनर, रेडियो और टीवी सेट का उपयोग करता है। उसके घर में एक ही तरह की रोशनी और हीटिंग उपकरण होते हैं और इसी तरह अनिश्चित काल तक। उसकी ऑटोमोबाइल और गरीब आदमी की ऑटोमोबाइल के बीच अंतर मामूली है। मूलतः उनके पास समान इंजन, समान फिटिंग है। सदी के शुरुआती वर्षों में ऑटोमोबाइल का एक पदानुक्रम था। पॉल ग्राहम ने 2016 में लिखा था कि केवल 3 टीवी स्टेशन होने जैसी सरल चीज ने संस्कृति को बराबर करने के लिए क्या किया। अब इसकी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन हर रात लाखों परिवार अपने टीवी सेट के सामने एक ही समय पर अपने पड़ोस के पड़ोसियों के साथ बैठकर एक ही शो देखते होंगे। सुपर बाउल के साथ अब जो होता है वह हर रात होता था। हम वस्तुतः तालमेल में थे। यह महत्वपूर्ण था। लोग अपनी भलाई को अपने साथियों से मापते हैं। और 1945 से 1980 की अधिकांश अवधि में लोगों के पास अपनी तुलना करने के लिए साथियों जैसे दिखने वाले बहुत से लोग थे। बहुत से लोग, अधिकांश लोग ऐसा जीवन जीते थे जो या तो उनके आसपास के लोगों के बराबर या कम से कम था योग्य था। यह विचार कि लोगों का जीवन उनकी आय के बराबर हो गया है, इस कहानी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम वापस आएंगे। 5 कर्ज बहुत बढ़ गया, लेकिन आय भी बढ़ी, इसलिए प्रभाव कोई बड़ा नहीं था। नई उपभोग संस्कृति,
नए ऋण उत्पादों और सरकारी कार्यक्रमों द्वारा सब्सिडी वाली ब्याज दरों के संयोजन और फेडरल रिजर्व द्वारा कम रखे जाने के कारण घरेलू ऋण 1947 से 1957 तक 5 गुना बढ़ गया। लेकिन इस अवधि के दौरान आय वृद्धि इतनी मजबूत थी कि परिवारों पर इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा और युद्ध के बाद शुरुआत में घरेलू कर्ज इतना कम था। महामंदी ने इसका बहुत कुछ नष्ट कर दिया और युद्ध के दौरान घरेलू खर्च इतना कम हो गया कि ऋण संचय सीमित हो गया। इसलिए 1947 से 1957 तक घरेलू ऋण से आय में वृद्धि प्रबंधनीय थी। आज घरेलू ऋण से आय 100% से कुछ अधिक है। 1950, 1960 और 1970 के दशक में बढ़ने के बाद भी यह 60% से नीचे रहा। इस ऋण वृद्धि का मुख्य कारण घर के स्वामित्व में वृद्धि थी। 1900 में गृह स्वामित्व दर 47% थी। यह अगले 4 दशकों तक वही रहा। फिर यह तेजी से आगे बढ़ा। 1945 तक 53% और 1970 तक 62% तक पहुंच गया। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब ऋण का उपयोग कर रहा था जिसे पिछली पीढ़ियां नहीं उठा सकती थीं, और वे अधिकतर इससे सहमत थे। डेविड हैल्बरस्टम अपनी पुस्तक द 50s में लिखते हैं, वे अपने आप में और अपने भविष्य को लेकर इस तरह आश्वस्त थे कि कठिन समय में बड़े होने वाले लोगों को यह आश्चर्यजनक लगा। उन्हें अपने माता पिता की तरह कर्ज का डर नहीं था। वे अपने माता पिता से न केवल इस बात में भिन्न थे कि उन्होंने कितना कमाया और उनके पास क्या था, बल्कि उनका यह विश्वास था कि भविष्य पहले ही आ चुका है। अपने परिवार में पहले गृहस्वामी के रूप में जब वे फर्नीचर या उपकरण खरीदते थे तो वे अपने साथ स्टोर में एक नया उत्साह और गर्व लेकर आते थे। अन्य समय में युवा जोड़ों ने इस तरह का प्रदर्शन किया होगा। जब उन्होंने अपने पहले बच्चे के लिए कपड़े खरीदे तो उनकी भावनाएं, यह ऐसा था मानो घर के मालिक होने की उपलब्धि ही इतनी बड़ी सफलता को प्रतिबिंबित करती हो कि इसके लिए कुछ भी खरीदना अच्छा नहीं था। अब कुछ चीजों को जोड़ने का अच्छा समय है क्योंकि वे तेजी से महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अमेरिका फल फूल रहा है। यह पहले की तरह एक साथ फल फूल रहा है। यह कर्ज के साथ फल फूल रहा है, जो उस समय कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यह अभी भी आय की तुलना में कम है और एक सांस्कृतिक स्वीकृति है कि कर्ज कोई डरावनी चीज नहीं है। 6 चीजें टूटने लगती हैं। 1973 पहला वर्ष था जब यह स्पष्ट हो गया कि अर्थव्यवस्था एक नए रास्ते पर चल रही है। उस वर्ष शुरू हुई मंदी ने बेरोजगारी को 1930 के दशक के बाद से उच्चतम स्तर पर ला दिया। महंगाई बढ़ी, लेकिन युद्ध के बाद की वृद्धि के विपरीत यह ऊंचा रहा। 1973 में अल्पकालिक ब्याज दरें 8% तक पहुंच गईं, जो एक दशक पहले 2.5% थी। और आपको यह सब इस संदर्भ में रखना होगा कि वियतनाम दंगों और मार्टिन लूथर किंग और जॉन और बॉबी कैनेडी की हत्याओं के बीच कितना डर था। यह धूमिल हो गया। युद्ध के बाद के 2 दशकों में अमेरिका विश्व अर्थव्यवस्था पर हावी रहा। कई बड़े देशों की विनिर्माण क्षमता मलबे में तब्दील हो गई। लेकिन 1970 के दशक के आते ही स्थिति बदल गई। जापान फल फूल रहा था। चीन की अर्थव्यवस्था खुल रही थी। मध्य पूर्व अपनी तेल की ताकत बढ़ा रहा था। भाग्यशाली आर्थिक लाभ और महानतम पीढ़ी द्वारा साझा की गई संस्कृति का संयोजन अवसाद से कठोर और युद्ध से व्यवस्थित सहयोग में लंगर डाला गया। जब बेबी बूमर्स वयस्क होने लगे तो स्थानांतरित हो गए। एक नई पीढ़ी जिसके पास सामान्य हित के बारे में एक अलग दृष्टिकोण था। उसी समय पिछले 2 दशकों की कई आर्थिक प्रतिकूलताएं समाप्त हो गईं। वित्त में सब कुछ अपेक्षाओं के संदर्भ में डेटा है। पिछली सदी के सबसे बड़े बदलावों में से एक तब हुआ जब आर्थिक हवाएं एक अलग आसमान दिशा में बहने लगीं।
लेकिन लोगों की उम्मीदें अभी भी युद्ध के बाद की समानता की संस्कृति में निहित थीं। जरूरी नहीं कि आय में समानता हो, हालांकि ऐसा था, लेकिन जीवन शैली और उपभोग अपेक्षाओं में समानता, यह विचार कि 50वें प्रतिशत आय अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति को 80वें या 90वें प्रतिशत वाले किसी व्यक्ति से नाटकीय रूप से भिन्न जीवन नहीं जीना चाहिए, और यह कि 99वें प्रतिशत में कोई व्यक्ति बेहतर जीवन जीता है, लेकिन फिर भी ऐसा जीवन जिसे 50वें प्रतिशत में कोई भी समझ सकता है। 1945 से 1980 की अधिकांश अवधि में अमेरिका ने इसी तरह काम किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सोचते हैं कि यह नैतिक रूप से सही है या गलत, यह सिर्फ इतना मायने रखता है कि ऐसा हुआ। उम्मीदें हमेशा तथ्यों की तुलना में धीमी गति से चलती हैं, और 1970 के दशक से लेकर 2000 के दशक के प्रारंभ तक के वर्षों के आर्थिक तथ्य यह थे कि विकास जारी रहा, लेकिन अधिक असमान हो गया। फिर भी लोगों की अपेक्षाएं कि उनकी जीवन शैली की तुलना उनके साथियों से कैसे की जानी चाहिए, नहीं बदली। साथ तेजी फिर से शुरू हो गई है, लेकिन यह पहले से अलग है। रोनाल्ड रीगन का 1984 का मॉर्निंग इन अमेरिका विज्ञापन घोषित। अमेरिका में फिर सुबह हो गई है। आज हमारे देश के इतिहास में पहले से कहीं अधिक पुरुष और महिलाएं काम पर जाएंगे। 1980 की रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग आधी ब्याज दरों के साथ आज लगभग 2000 परिवार नए घर खरीदेंगे, जो पिछले 4 वर्षों में किसी भी समय से अधिक है। आज दोपहर 6500 युवा पुरुषों और महिलाओं की शादी होगी, और मुद्रास्फीति 4 साल पहले की तुलना में आधी से भी कम होने के साथ वे भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ देख सकते हैं। वह अतिशयोक्ति नहीं थी। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 1950 के दशक के बाद से सबसे अधिक थी। 1989 तक 7 साल पहले की तुलना में 60 लाख कम बेरोजगार अमेरिकी थे। S&P 500,1982 और 1990 के बीच लगभग 4 गुना बढ़ गया। 1990 के दशक में कुल वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगभग 1950 के बराबर थी, 40% बनाम 42%। राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपने 2000 के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में दावा किया, हम 20 मिलियन से अधिक नई नौकरियों के साथ नई सदी की शुरुआत कर रहे हैं। 30 से अधिक वर्षों में सबसे तेज आर्थिक विकास, 30 वर्षों में सबसे कम बेरोजगारी दर, 20 वर्षों में सबसे कम गरीबी दर, रिकॉर्ड पर सबसे कम अफ्रीकी अमेरिकी और हिस्पैनिक बेरोजगारी दर, 42 वर्षों में पहला बैक टू बैक अधिशेष, और अगले महीने अमेरिका हमारे पूरे इतिहास में आर्थिक विकास की सबसे लंबी अवधि हासिल करेगा। हमने एक नई अर्थव्यवस्था बनाई है। उनका अंतिम वाक्य महत्वपूर्ण था। यह एक नई अर्थव्यवस्था थी। 1945 से 1973 की अवधि और 1982 से 2000 की अवधि की अर्थव्यवस्था के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि विकास की समान मात्रा ने पूरी तरह से अलग अलग जेबों में अपना रास्ता बना लिया। आपने शायद ये नंबर सुने होंगे, लेकिन ये दोबारा दोहराने लायक हैं। अटलांटिक लिखता है, 1993 और 2012 के बीच शीर्ष 1% की आय में 86.1% की वृद्धि देखी गई, जबकि निचले 99% की आय में केवल 6.6% की वृद्धि हुई। 2011 में जोसेफ स्टिग्लिट्स, जबकि शीर्ष 1% ने पिछले दशक में अपनी आय में 18% की वृद्धि देखी है। बीच के लोगों ने वास्तव में अपनी आय में गिरावट देखी है। केवल हाई स्कूल डिग्री वाले पुरुषों के लिए गिरावट तीव्र रही है, अकेले पिछली तिमाही शताब्दी में 12%। यह युद्ध के बाद हुई चपटेपन के लगभग विपरीत था। ऐसा क्यों हुआ? यह अर्थशास्त्र की सबसे खराब बहसों में से एक है, जिसके शीर्ष पर केवल यह बहस है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए।
इस चर्चा के प्रयोजन के लिए भाग्यशाली कोई भी मायने नहीं रखता। यह सब मायने रखता है कि तीव्र असमानता पिछले 35 वर्षों में एक ताकत बन गई है, और यह उस अवधि के दौरान हुआ जब सांस्कृतिक रूप से अमेरिकियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था में निहित दो विचारों को धारण किया कि आपको अधिकांश अन्य अमेरिकियों के समान जीवन शैली जीनी चाहिए और उस जीवन शैली को वित्त पोषित करने के लिए ऋण लेना स्वीकार्य है। 8 बड़ा खिंचाव। अमेरिकियों के एक छोटे समूह के बीच बढ़ती आय के कारण वह समूह जीवन शैली से अलग हो गया। उन्होंने बड़े घर, अच्छी गाड़ियां खरीदी, महंगे स्कूलों में गए और शानदार छुट्टियां मनाई, और बाकी सभी लोग देख रहे थे। 80 और 90 के दशक में मेडिसन एवेन्यू द्वारा ईंधन और उसके बाद इंटरनेट वैध रूप से समृद्ध अमेरिकियों के एक छोटे से हिस्से की जीवन शैली ने अधिकांश अमेरिकियों की आकांक्षाओं को बढ़ा दिया, जिनकी आय नहीं बढ़ रही थी। 1950 से 1970 के दशक में आई समानता और एकजुटता की संस्कृति मासूमियत से कीपिंग अप विद द जोन्सेस प्रभाव में बदल गई। अब आप समस्या देख सकते हैं। जो एक निवेश बैंकर जो प्रति वर्ष 900,000 कमाता है, 2 मर्सिडीज के साथ 4000 वर्ग फुट का घर खरीदता है और अपने 3 बच्चों को पेपरडाइन भेजता है, वह इसे वहन कर सकता है। पीटर, एक बैंक शाखा प्रबंधक जो प्रति वर्ष $80,000 कमाता है, जो को देखता है और एक समान जीवन शैली जीने के अधिकार की अवचेतन भावना महसूस करता है, क्योंकि पीटर के माता पिता का मानना था और उसके अंदर पैदा हुआ था कि अमेरिकियों की जीवन शैली इतनी भिन्न नहीं थी, भले ही वे अलग हों। नौकरियां। उनके माता पिता अपने युग के दौरान सही थे, क्योंकि आय एक सख्त वितरण में गिरती थी, लेकिन वह तब था। पीटर एक अलग दुनिया में रहता है, लेकिन उसकी उम्मीदें अपने माता पिता से बहुत अधिक नहीं बदली हैं, भले ही तथ्य बदल गए हों। तो पीटर क्या करता है? वह एक बहुत बड़ा बंधक लेता है। उन पर $45,000 क्रेडिट कार्ड का कर्ज है। वह 2 कारें किराए पर लेता है। उनके बच्चे भारी छात्र ऋण के साथ स्नातक होंगे। वह सामान नहीं खरीद सकता जो खरीद सकता है, लेकिन उसे उसी जीवन शैली के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक बड़ा खिंचाव है। 1930 के दशक में किसी को यह बेतुका लगता होगा, लेकिन हमने युद्ध की समाप्ति के बाद से घरेलू ऋण की सांस्कृतिक स्वीकृति को बढ़ावा देने में 75 साल बिताए हैं। ऐसे समय में जब औसत वेतन स्थिर था, औसत नया अमेरिकी घर 50% बड़ा हो गया। औसत नए अमेरिकी घर में अब रहने वालों की तुलना में अधिक बाथरूम हैं। लगभग आधे के पास 4 या अधिक शयन कक्ष हैं, जो 1983 में 18% से अधिक है। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित औसत कार ऋण 1975 और 2003 के बीच 2 गुना से अधिक $12,300 से $27,900 तक हो गया। और आप जानते हैं कि कॉलेज की लागत और छात्र ऋण का क्या हुआ। 1963 से 1973 तक घरेलू ऋण से आय लगभग स्थिर रहा, फिर यह बढ़ता गया और चढ़ता गया और चढ़ता गया। 1973 में लगभग 60% से बढ़कर 2007 तक 130% से अधिक हो गया। यहाँ तक कि 1980 के दशक की शुरुआत से 2020 तक ब्याज दरों में गिरावट के बावजूद ऋण सेवा भुगतान में जाने वाली आय का प्रतिशत बढ़ गया और यह निम्नाय समूहों की ओर झुक गया। ऋण और पट्टे के भुगतान की ओर जाने वाली आय का हिस्सा उच्चतम आय समूहों के लिए 8% से अधिक है, जिनकी आय में सबसे अधिक लाभ है, लेकिन 50वें प्रतिशत से नीचे वालों के लिए 21% से अधिक है। इस चढ़ते कर्ज और 1950 और 60 के दशक के दौरान हुई कर्ज वृद्धि के बीच अंतर यह है कि हालिया उछाल ऊंचे आधार से शुरू हुआ।
अर्थशास्त्री हाइमन मिन्स्की ने ऋण संकट की शुरुआत का वर्णन किया, वह क्षण जब लोग अपनी क्षमता से अधिक कर्ज ले लेते हैं। यह एक बदसूरत, दर्दनाक क्षण है। यह ऐसा है जैसे विलेई कोयोट नीचे देख रहा हो और महसूस कर रहा हो कि उसने गड़बड़ कर दी है और तेजी से गिर रहा है। निस्संदेह 2008 में यही हुआ था। एक बार कोई प्रतिमान स्थापित हो जाए तो उसे बदलना बहुत कठिन होता है। 2008 के बाद बहुत सारा कर्ज माफ कर दिया गया और फिर ब्याज दरें गिर गईं। आय के प्रतिशत के रूप में घरेलू ऋण भुगतान अब 35 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन 2008 की प्रतिक्रिया, चाहे जितनी भी आवश्यक हो, ने कुछ प्रवृत्तियों को कायम रखा जो हमें यहाँ तक ले आईं। मात्रात्मक सहजता ने आर्थिक पतन को रोका और परिसंपत्ति की कीमतों को बढ़ावा दिया, जो उन लोगों के लिए एक वरदान था जिनके पास ये संपत्तियां थीं, ज्यादातर अमीर लोग। फेड ने 2008 में कॉरपोरेट ऋण को वापस रोक दिया। इससे उन लोगों को मदद मिली जिनके पास वह ऋण था, ज्यादातर अमीर लोग। पिछले 20 वर्षों में कर कटौती मुख्य रूप से उच्च आय वाले लोगों को मिली है। उच्च आय वाले लोग अपने बच्चों को सर्वोत्तम कॉलेजों में भेजते हैं। वे बच्चे आगे चलकर अधिक आय अर्जित कर सकते हैं और कॉरपोरेट ऋण में निवेश कर सकते हैं, जिसे फेड द्वारा बैकस्टॉप किया जाएगा। स्वयं के स्टॉक होंगे जिन्हें विभिन्न सरकारी नीतियों द्वारा समर्थित किया जाएगा, इत्यादि। इनमें से कोई भी चीज अपने आप में कोई समस्या नहीं है। यही कारण है कि वे अपनी जगह पर बनी रहती हैं। लेकिन वे 1980 के दशक की शुरुआत से हुई बड़ी चीज के लक्षण हैं। अर्थव्यवस्था कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में बेहतर काम करती है। सफलता उतनी गुणात्मक नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी, और जब सफलता मिलती है तो उसे पिछले युगों की तुलना में अधिक लाभ के साथ पुरस्कृत किया जाता है। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यह नैतिक रूप से सही है या गलत। और फिर इस कहानी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा क्यों हुआ। यह सिर्फ इतना मायने रखता है कि ऐसा हुआ, और इसके कारण अर्थव्यवस्था युद्ध के बाद तय की गई लोगों की अपेक्षाओं से दूर हो गई। व्यवस्थित असमानता के बिना एक व्यापक मध्यम वर्ग है, जहां आपके पड़ोसी अगले दरवाजे पर और सड़क से कुछ मील नीचे रहते हैं। जीवन जो काफी हद तक आपके जैसा ही है। वास्तविकता से दूर जाने के बाद ये उम्मीदें 35 वर्षों तक अटकी रहीं। इसका एक कारण यह है कि जब वे वैध थीं, तब उन्हें इतने सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता था। कुछ इतना अच्छा, या कम से कम यह धारणा कि यह उतना अच्छा था, छोड़ना आसान नहीं है। इसलिए लोगों ने इसे छोड़ा नहीं है। वे इसे वापस चाहते हैं। एक ओक टी पार्टी, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ब्रेक्सिट और डोनाल्ड ट्रंप प्रत्येक एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चिल्लाता है, सवारी रोको, मैं उतरना चाहता हूँ। उनके चिल्लाने का विवरण अलग अलग है, लेकिन वे सभी चिल्ला रहे हैं, कम से कम आंशिक रूप से, क्योंकि युद्ध के बाद की अपेक्षा के संदर्भ में चीजें उनके लिए काम नहीं कर रही हैं कि चीजें लगभग सभी के लिए समान रूप से काम करनी चाहिए। आप ट्रंप के उत्थान को केवल आय असमानता से जोड़कर उपहास कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। ये चीजें हमेशा जटिलता की गहरी परतें होती हैं, लेकिन यह लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं उस दुनिया में नहीं रहता जिसकी मुझे उम्मीद थी। इससे मुझे चिढ़ होती है, तो इसे खराब करो और तुम्हें भाड़ में जाओ। मैं किसी बिल्कुल अलग चीज के लिए लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि यह, चाहे जो भी हो, काम नहीं कर रहा है। उस मानसिकता को अपनाएं और इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और केबल समाचार की शक्ति तक बढ़ाएं, जहां लोग पहले से कहीं अधिक उत्सुकता से जानते हैं कि दूसरे लोग कैसे रहते हैं। यह एक लौ पर गैसोलीन है।
बेनेडिक्ट इवांस कहते हैं, जितना अधिक इंटरनेट लोगों को नए दृष्टिकोणों से अवगत कराता है, लोग अलग अलग विचारों को लेकर उतने ही अधिक क्रोधित होते हैं। यह युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था से एक बड़ा बदलाव है, जहां आर्थिक विचारों का दायरा छोटा था, क्योंकि परिणामों की वास्तविक सीमा कम थी और क्योंकि यह देखना और सीखना इतना आसान नहीं था कि दूसरे लोग क्या सोचते थे और वे कैसे रहते थे। मैं निराशावादी नहीं हूँ। अर्थशास्त्र चक्रों की कहानी है। चीजें आती हैं, चीजें जाती हैं। बेरोजगारी दर अब दशकों में सबसे कम है। वास्तव में कम आय वाले श्रमिकों की मजदूरी अब अमीरों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। एक बार अनुदान शामिल हो जाने पर कॉलेज की लागत आम तौर पर बढ़ना बंद हो जाती है। यदि हर किसी ने गौरवशाली 1950 के दशक के बाद से स्वास्थ्य देखभाल, संचार, परिवहन और नागरिक अधिकारों में प्रगति का अध्ययन किया है, तो मेरा अनुमान है कि अधिकांश लोग वापस नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन इस कहानी का एक केंद्रीय विषय यह है कि उम्मीदें ज़मीनी हकीकत की तुलना में धीमी गति से चलती हैं। यह सच था जब लोग 1950 के दशक की अपेक्षाओं पर टिके रहे, क्योंकि अगले 35 वर्षों में अर्थव्यवस्था बदल गई। और भले ही आज मध्यम वर्ग में उछाल शुरू हो गया हो, लेकिन शीर्ष पर बैठे लोगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए मुश्किलें बनी रहेंगी, ऐसी उम्मीदें बनी रह सकती हैं। तो यह काम नहीं कर रहा है का युग कायम रह सकता है। और हमें अभी मौलिक रूप से कुछ नया चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो का युग बना रह सकता है, जो एक तरह से उन घटनाओं की शुरुआत का हिस्सा है जिनके कारण द्वितीय विश्व युद्ध जैसी चीजें हुई, जहां से यह कहानी शुरू हुई। इतिहास बस एक के बाद एक अभिशप्त चीज है।